हेलो टीचर्स, वेलकम टू आरपीएससी तरंग। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने जो बेसिक्स थे कंप्यूटर के अपने बारे में फंडामेंटल्स थे, उसके लिए कुछ क्लासेस कर लिए जहाँ से आपके जैसे इनपुट आउटपुट जैसे है सॉफ्टवेयर वाले हार्डवेयर वाले जो क्वेश्चंस है वो ही पूछे जाएंगे। उनको हमने आराम से डिटेल में विद एमसीक्यू कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप जो है प्लेलिस्ट ICT 4 EMRS क्लासेस करके उस पर जाके क्या है विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट है। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट जो टॉपिक अपने सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो पैटर्न अपना है तो पहले हम थ्योरी देख रहे हैं, उसके बाद में देन MCQ भी इसी क्लासेस में कर रहे हैं जिससे आपका एक टॉपिक एक क्लास में अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और किस तरह से जो है इसमें क्या क्या चीज़ें अपनी आती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, जो अपने पास स्पेशल कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं। कोई हमने प्रोग्राम रन करने के लिए एक क्या करा, कोई ग्रुप बनाया, कोई सिस्टम बनाया, तो उसको क्या करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा भी गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्रामों का एक ऐसा व्यवस्थित क्या है ग्रुप है, समूह है, जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर क्या करता है, नज़र बनाए रखता है व्यवस्थित रूप में। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उसके बीच के इंटरफेस का कार्य करता है। यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस है उसका ये कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर उनके बीच में क्या है कम्युनिकेशन का संवाद का काम करता है। ठीक है, और इसके और क्या कार्य हैं तो ये भी देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रमुख काम हैं ये हैं अपने पास में कि ये क्या करता है, एक तो प्रोसेस का मैनेजमेंट करता है। जैसे हमारे पास में कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर की जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका क्या करता है, ये मैनेजमेंट करता है। CPU का मैनेजमेंट का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होता है। और ये मैनेजमेंट इस टाइप से होता है कि सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो एक एक करके क्या होते रहते हैं, एग्जीक्यूट होते रहते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्राम के समय CPU को क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। डिवाइडेशन क्या है इसका, प्रोसेस का कर देता है ये कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका काम है। ठीक है, एक काम तो इसने क्या कर दिया है, प्रोसेस का मैनेजमेंट कर दिया। दूसरा काम ये है कि ये मेमोरी का भी मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके लिए भी क्या है, अलग अलग जो अपने क्या है कंप्यूटर में मेमोरी के वो क्या रहते हैं, डिवाइडेशन रहते हैं। जैसे अपने पास लोकल डिस्क C रहती है, D रहती है, E रहती है, तो उसमें क्या है मेमोरी का अलग अलग डिवाइडेशन करने का काम भी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है। ठीक, आगे देखते हैं फाइल मैनेजमेंट कर सकता है। ठीक, फाइल मैनेजमेंट जो भी अपने पास में सिस्टम में क्या है फाइल हैं उनको आराम से हम सुव्यवस्थित रख सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरी में उनको हम स्टोर कर सकते हैं और फिर उनको क्या है आराम से हम जब हमें उनकी ज़रूरत है तो आराम से उनको क्या है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका काम हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट इसका काम है कि ये डिवाइस का मैनेजमेंट भी कर सकता है। भाई डाटा को इनपुट यूनिट से पढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर संग्रहित कर सकता है और जो रिजल्ट प्राप्त होंगे उनको मेमोरी से उठाकर कहाँ पे आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इसके लिए किसका यूज़ करता है तो BIOS। अब इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। BIOS की फुल फॉर्म है अपने पास में, तो ये है अपने पास में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है BIOS की फुल फॉर्म, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो ये इसके कुछ टाइप हैं, थोड़ा सा हमने यहाँ पे जूम आउट कर लिया है ताकि आपको फ़ोन की स्क्रीन में और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हम देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसके। तो इसमें फर्स्ट है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है, जो ये है सभी टाइप के जो भी कार्य हैं उनको एक बैच के रूप में क्या कर देता है, ऑर्गेनाइज कर देता है, संगठित कर देता है। और इस काम के लिए जो बैच मॉनिटर है वो क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेगा। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ यहाँ पे किया जाता है और यूज़र के किसी भी तरह के जो है हस्तक्षेप की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। मतलब यूज़र को यहाँ पे कोई भी जो है काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से काम करता है कि एक टाइप के जो भी सभी कार्य है उनको एक बैच के रूप में क्या कर देता है, ये ऑर्गेनाइज कर देता है एक साथ में। और इस काम के लिए जो है बैच मॉनिटर जो है सॉफ्टवेयर है उसका क्या होता है, यूज़ होता है। और इसके लिए जो है हमें कोई भी उपयोगकर्ता मतलब जो यूज़र है उसके हस्तक्षेप की मतलब उसके क्या है काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब इसके एग्जांपल्स में क्या क्या है। तो इसके एग्जांपल में है अपने पास में ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो न्यूमेरिकल जो एनालिसिस है उसमें, और बिल प्रिंटिंग जो है उसमें हो जाएगा, और पेरोल, इनमें क्या है इनका यूज़ होता है। तो यूज़ पूछ ले कि कहाँ पे होता है अपने इसका जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका, तो इसका यूज़ होता है एक तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में, एक बिल प्रिंटिंग में और एक पेरोल में। एग्जाम्पल क्या है अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इसका एग्जाम्पल है यूनिक्स। ठीक है, क्या है इसका एग्जाम्पल, यूनिक्स है। सेकंड जो अपने पास टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो यहाँ पे आपको नाम से ही दिख रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो यूज़र है, जो मतलब यूज़र है, तो वो एक बार में क्या है, केवल एक ही यूज़र यहाँ पे हो सकता है। ठीक, एक बार में जो एक ही यूज़र है उसी को काम करने की यहाँ पे क्या रहेगी, परमिशन रहेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एक बार में एक ही यूज़र यहाँ पे काम कर सकता है, इसमें इसी की परमिशन होती है। सबसे ज़्यादा यूज़ हम इसी का करते हैं, सिंगल यूज़र वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का। और कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स है अपने पास MS-DOS, ठीक, MS-DOS है, विंडोज़ है, Windows 9X है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है सिंगल यूज़र वाले। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है टाइप, ये है थर्ड टाइप हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये है मल्टी यूज़र। ऊपर हमने अभी डिस्कस किया है सिंगल यूज़र, क्या ये डिस्कस किया है, सिंगल यूज़र। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है मल्टी यूज़र। तो नाम से ही आपको लग रहा होगा अब कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं, एक टाइम में हम जो है एक से ज़्यादा यूज़र्स से क्या करवा सकते हैं, भाई काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो यही बात है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी जो भी यूज़र्स हैं उनके बीच में क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे सबके बीच में जो है कोऑपरेशन आराम से बना रहता है। इस तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। और ये जो प्रत्येक प्रोग्राम है अपने, उसकी रिसोर्स संबंधी जो भी ज़रूरत है उसको क्या करता है, पूरा करता रहता है। इसके एग्जांपल अपने पास है यूनिक्स और VMS। क्या है इसके एग्जांपल, यूनिक्स है और VMS है। तो इनकी भी हम अगर चाहें तो फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिक्स की और किसकी, VMS की। ठीक है, तो यूनिक्स जो है ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका ऐसे फुल फॉर्म तो नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कि यूनिक्स क्या है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक टेक्स्ट बेस्ड है। और इसमें और क्या है, तो और हम इसमें याद रख सकते हैं कि ये जो है एक कहाँ पे डेवलप किया गया था, ये देख सकते हो आप। तो ये स्टार्ट किया था यूनिक्स वाला बेल लैब्स जो है, बेल लैब्स सेंटर जो है, इन्होंने रिसर्च सेंटर, इन्होंने यहाँ पे ये डेवलप किया था कब, 1969 में। 1969 में इन्होंने ये यूनिक्स जो है मल्टी यूज़र अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया था, डेवलप किया था। और इसमें बहुत सारी जो है हज़ारों की संख्या में अलग अलग जो है कमांड्स रहती है। तो ये है, ठीक है। अब यूनिक्स और लिनक्स जो है ये क्या है, अलग अलग है, इनको क्या है मिक्स मत कर देना आप। यूनिक्स तो अलग है अपने पास में, लिनक्स अलग है। ठीक है, तो यूनिक्स तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1969 में मतलब इन्होंने ये किया था, और 1970 में ये क्या हो गया था, अपने अच्छी तरह से पूरा डेवलप हो गया था। और जो लिनक्स है ये क्या है, एक ओपन सोर्स क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स है। और ये क्या है, मल्टी वाला है। ठीक है, मल्टी यूज़र तो यूनिक्स है, और लिनक्स जो है ओपन सोर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये 1990 में अपने डेवलप हुआ था। ये हम आगे चर्चा करेंगे जब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो चलें अब आगे हम चल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं ना नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट अपना है मल्टी प्रोसेसिंग, फोर्थ है अपना मल्टी प्रोसेसिंग। यहाँ पे हमने किसके देखे हैं, मल्टी जो है यूज़र। ठीक है, मल्टी यूज़र है ये, और ये मल्टी प्रोसेसिंग है। मल्टी प्रोसेसिंग में हम जो है भाई दो से ज़्यादा क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, दो से ज़्यादा CPU जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, इनका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक, जैसे लिनक्स हो गया और यूनिक्स, तो लिनक्स में भी कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं हम, एक तो लिनक्स में कर सकते हैं, इसके अलावा यूनिक्स में भी हम इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिक्स भी यहाँ पर भी एग्जाम्पल है और यहाँ पर भी है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। तो आगे है, अब है अपने पास में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग में क्या होगा, एक टाइम में क्या होगा, एक से ज़्यादा जो भी काम है अपने, एक टाइम में एक से ज़्यादा काम को संपन्न करने की ये परमिशन अपने को देगा। और यूज़र इसमें आसानी से दो काम को भी क्या है, दो कामों के बीच भी स्विच कर सकता है। ये इसकी और अच्छी बात है मल्टीटास्किंग में कि भाई इसमें एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम तो अपन कर ही सकते हैं, साथ में जो भी यूज़र है जो हमें है वो क्या है, आसानी से ईजी वे में क्या है, दो कामों से ज़्यादा काम जो भी अपन कर रहे हैं, दो कामों के बीच में स्विच कर सकते हैं। एक काम आपको अभी थोड़ा सा नहीं करना है जो भी है, तो आप अभी उसको स्विच कर सकते हैं और दूसरा काम कर सकते हैं। तो ये अपना हो जाएगा मल्टीटास्किंग का ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एग्जांपल है लिनक्स, यूनिक्स और विंडो 95। क्या है इसके एग्जांपल, लिनक्स है, यूनिक्स है और विंडो 95 है। जो मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी क्या है, दो टाइप्स में डिवाइड है। तो देखिए अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिर आगे जाके और ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हमने क्या देखा भाई, एक टाइम पे एक से ज़्यादा कामों को हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, अभी कोई म्यूज़िक चलाना है। ठीक है, म्यूज़िक चलाने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास में कोई भी जो भी ऐप है, एप्लीकेशन है, स्पॉटिफाई है या फिर जियो सावन का कोई ऐप है या फिर दूसरा जो भी कोई ऐप है आपके पास में, ठीक है, वो आपने क्या किया है, ओपन किया है।
तो वो आपने ओपन किया है। उसके बाद में आपने क्या किया, गाने चला दिया। अब गाने ही तो आप म्यूज़िक ही नहीं सुनते रहेंगे, आप दूसरा काम करेंगे साथ में। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं गाने सुनते सुनते क्या करूँ, कोई अपनी डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो रेडी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट फाइल रेडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, MS वर्ड का जो अपने पास ऑप्शन है, या फिर जो भी आप जिसमें भी नोटपैड वगैरह जिसमें फाइल बनाना चाहते हैं, तो ये आपको MS वर्ड जो है ये यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अपना इस्तेमाल इसका होता है मल्टीटास्किंग का, यही है कि यूज़र यहाँ पे जो है एक साथ जो है काम कर सकता है एक टाइम पे। ठीक, तो ये तो मल्टीटास्किंग हो गया। एग्जाम्पल देख लिया अपन ने, लिनक्स है, यूनिक्स है और विंडो 95 वगैरह है। इसके पहले हम जो देख के आए हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग में तो मल्टीटास्किंग तो यही है। मल्टी प्रोसेसिंग जो है, मल्टी प्रोसेसिंग में क्या था कि एक टाइम में एक से ज़्यादा क्या होते हैं, वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, और जिससे मिलके काम क्या होता है, बहुत ही स्पीड से क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। बहुत अच्छी इसकी स्पीड होती है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, इसलिए सिस्टम की स्पीड बहुत बढ़िया हो जाती है और बड़े बड़े काम हमारे क्या हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाते हैं। ठीक, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ वगैरह में डाटा प्रोसेसिंग के लिए ये लगे रहते हैं। कौन से वाले, मल्टी प्रोसेसिंग जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हमें देखने हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट। तो ये अपने दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। पहला है इसका क्या, प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, इस टाइप की जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर प्रोग्राम को और हार्डवेयर जो है डिवाइस है उनको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो क्या है, इस तरह के अपने पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको कंप्यूटर प्रोग्राम पे और हार्डवेयर डिवाइस शेयर जो है वो हम शेयर कर सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। और समस्त जो भी क्या है, मतलब सारे के सारे जो कंप्यूटेशन टाइम है इसमें वो क्या है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, सारा का सारा जो कंप्यूटेशन है वो टाइम के बीच में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और एक पूर्व निर्धारित समय के आधार पे नया काम जो है वो पहले के कार्य को रोक के क्या करना पड़ता है, यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो OS2 है एक, तो क्या है इसका एग्जाम्पल, OS2 है। और एक विंडो जो है, विंडो का 95 और NT वाला है। तो ये है किसमें, मल्टीटास्किंग में भी आपसे पर्टिकुलरली पूछ ले तो प्रिमिटिव जो है, प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग का इसमें। फिर नेक्स्ट है इसका टाइप, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग सिस्टम। तो कोऑपरेटिव में क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव में ये है कि जो सिस्टम में एक प्रोग्राम है वो तब तक CPU का यूज़ करेगा जब तक उसको क्या है, आवश्यकता होगी। मतलब प्रोग्राम को जब तक क्या है, प्रोग्राम CPU का यूज़ जब तक करेगा जब तक उसको उसकी क्या है, नीड है। ठीक है, और कोई प्रोग्राम अगर CPU का यूज़ नहीं कर रहा है तो वो दूसरे प्रोग्राम को क्या कर सकता है, अस्थायी रूप से क्या है, परमिशन दे सकता है CPU के यूज करने की। तो ये था दोनों में डिफरेंस, कोऑपरेटिव में और प्रिमिटिव में। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कोऑपरेटिव का, तो इसका एग्जाम्पल है मैक OS, MS विंडोज 3X। ठीक, क्या है इसके एग्जाम्पल, मैक OS है और MS विंडोज 3X है। नेक्स्ट टाइप है अपने पास में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है नेक्स्ट टाइप, टाइम शेयरिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब टाइम शेयरिंग वाले में क्या होता है, तो इसमें जो है यूज़र क्या करता है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। क्या करता है इसमें, यूज़र थोड़े थोड़े टाइम के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। ये सिस्टम जो है एक टाइम में कई यूजर्स को हैंडल भी कर सकता है। क्या कर सकते हैं इसमें भी हम, एक टाइम में जो है कई सारे जो यूज़र्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, इसमें अपन हैंडल आराम से कर सकते हैं। इसमें सबको लगेगा कि कंप्यूटर सिर्फ उनके लिए ही काम कर रहा है। ठीक, अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक साथ एक से ज़्यादा उपयोग करता है, मतलब यूज़र्स या प्रोग्राम को कंप्यूटर संसाधनों का क्या कर सकते हैं भाई, यूज़ कर सकते हैं। यही हमने देखा, एक टाइम पे कई यूज़र्स को हैंडल कर सकता है। इस काम में कंप्यूटर अपने संसाधनों के प्रयोग हेतु प्रत्येक यूजर से या प्रोग्राम को समय का एक छोटा भाग निर्धारित कर देता है, जिसे टाइम स्लाइड्स या फिर क्वांटम कहते हैं। क्या करता है इसमें, प्रत्येक जो भी यूज़र है अपने सामने प्रोग्राम है उसके लिए क्या है, टाइम का डिवाइडेशन कर देगा, जिससे ये लगेगा कि कंप्यूटर सिर्फ उनके लिए ही काम कर रहा है। इसको क्या है अपन टाइम स्लाइड या क्वांटम कहते हैं। आगे देखें तो आगे है अपने पास में इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी प्रोग्राम टाइम स्लाइड के आधार पे जो मेन मेमोरी है कंप्यूटर की उसमें बारी बारी से क्या है, भेज दी जाती है, ले जाई जाती है। और टाइम स्लाइड जब भी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो वापस से वो क्या है, फिर मेमोरी में भेज दी जाएगी। इस प्रक्रिया को स्वैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल मैक OS है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा है कौन सा वाला, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, यूज़र को थोड़े थोड़े टाइम के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करने दिया जाता है और कई सारे यूजर्स को ये है हैंडल कर सकता है। ठीक है, और जो भी अपने पास में ये टाइम स्लाइड्स है इनको क्या करेगा, मेन मेमोरी में भेजेगा टाइम टाइम पे, बारी बारी पे, और फिर टाइम स्लाइड जब भी पूरी हो जाएगी तब मेमोरी में भेज देगा वापस। इस प्रक्रिया को अपन स्वैप कहते हैं। ठीक, और एग्जांपल है इसका मैक OS। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है नेक्स्ट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है।
अब इसमें क्या होता है रियल टाइमिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसमें भी देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो इसमें क्या होगा, तो देखिए ये नेक्स्ट है अपना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो इनपुट है उसको प्रोसेस करने के लिए और जो अपने क्या है प्रतिक्रिया देते हैं अपन, उसमें जो भी टाइम लगता है तो उसका जो टाइम है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। टाइम डिफरेंस बहुत कम होता है। यूज़र जो इनपुट देता है उसको प्रोसेस करने के लिए और प्रतिक्रिया देने में जो अपन टाइम लगाते हैं उसका टाइम जो है बहुत ही क्या होता है, कम होता है। टाइम जो है बहुत ही कम होता है, सॉरी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो समय अंतराल है उसको क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया टाइम कहते हैं। और रियल टाइम सिस्टम का अपन यूज़ कब करते हैं, रियल टाइम सिस्टम का यूज़ जब करते हैं जब हमारी ज़रूरतें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। जैसे कि हम इसका यूज़ किस में करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं अपन एयरक्राफ्ट में जो होने वाला ऑटो पायलट मैकेनिज्म मोड है उसमें करते हैं, मिसाइल सिस्टम में करते हैं, और एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, उसमें भी हम इसी का यूज़ करते हैं। रोबोट्स जो है, रोबोट सिस्टम जो है उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो रियल टाइम सिस्टम ये है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसके भी क्या है, दो टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो फर्स्ट है हार्ड रियल टाइम और सेकंड है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्ड वाले में तो क्या होगा, तो जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसी महत्वपूर्ण कार्य को ऑपरेशन करने के समय पर पूरा करने की क्या देता है भाई, गारंटी देता है। क्या बोलता है ये हार्ड रियल टाइम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कहता है कि हम जो है कोई भी ऑपरेशन जो करेंगे वो टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसकी हम क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। क्या देते हैं, पूरी गारंटी देते हैं कि हम टाइम पर आपको क्या है काम करके देंगे। ये हार्ड टाइम रियल ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और जब अगर ये वही टाइम पर काम पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर इसको क्या माना जाता है, इनकी विफलता माना जाता है, इनकी फेलियर माना जाता है, ठीक है। तो प्रोग्राम का निष्पादन यहाँ पे फेल हो जाता है। अब इसका जो मेनली प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, जैसे कि हमारे पैराशूट है उसमें देखो, उसमें करते हैं। एयर बैग जो सिस्टम है, एयर बैग में दुर्घटना में क्या है, ये फटाफट से क्या है, क्या हम काम करते हैं, ठीक है। इन सिस्टम में जो है वर्चुअल मेमोरी बहुत ही कम मिलती है। तो ये तो हार्ड टाइम रियल सिस्टम हो गए। नेक्स्ट अपना टाइप है जो सॉफ्ट रियल टाइम। सॉफ्ट में क्या हो जाएगा कि भाई इनमें जो है टाइम की कोई ऐसी गारंटी नहीं मिलेगी, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि टाइम पर काम पूरा होना चाहिए। तो इनसे जो है थोड़े से कम यहाँ पे रूल्स रहते हैं, किसके लिए, टाइम के रिगार्डिंग। तो यही है यहाँ पर सॉफ्ट रियल टाइम में कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी काम के ऑपरेशन को पूरा करने के लिए क्या है, एक डेडलाइन दी जाती है। डेडलाइन तो दी जाती है, लेकिन इस प्रकार के सिस्टम में कार्य का निष्पादन डेडलाइन से पहले और बाद में भी पूरा हो सकता है। यहाँ पे कोई टाइम की हार्ड एंड फास्ट जो है कोई ऐसी वो नहीं है कि टाइम पर जो है डेडलाइन जब है तभी पूरा हो। आप डेडलाइन से पहले भी क्या है, पहले भी पूरा कर सकते हो काम को, बिफोर भी और आफ्टर भी कर सकते हो, इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये है सॉफ्ट दिल है भाई इनका, ठीक है। सॉफ्ट दिल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले कर दो बाद में कर दो, हमारे तो चलेगा, काम होना चाहिए। और हार्ड वाले जो है भाई, हार्ड वाले तो बोलेंगे कि भाई अपना काम जो है आपको दे दी है 30 तारीख, तो 30 तारीख को ही क्या होना चाहिए, अपना काम पूरा होना ही चाहिए। 30 तारीख को 10 बजे बोल दिया तो 10 बजे ही होना चाहिए डॉट, 10 का 10-5 भी नहीं चलेगा, ठीक। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और जो अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बाद से लेकर के इंस्ट्रक्शन के पूरा होने के बीच का जो टाइम है उसको क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब हम देखें यूज़र इंटरफेस जो है उसके बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो यूज़र इंटरफेस जो है, जो सिस्टम यूज़र को क्या दे, यूज़र को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए सुविधा देते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं भाई, यूज़र इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूज़र इंटरफेस जो है वो क्या है कि जो अपन यूज़र को क्या है कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए जो सुविधा मिलती है, जो मिलती है सुविधा, फैसिलिटी, उसी को अपन क्या कहते हैं, यूज़र इंटरफेस कहते हैं। यूज़र इंटरफेस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, यूज़र को अनुप्रयोगों से जो एप्लीकेशन है और हार्डवेयर्स हैं उनके साथ में आसानी से कम्युनिकेशन करने की क्या होती है, परमिशन होती है, ठीक है। ये है अपना यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस के भी दो टाइप्स हैं, तो ये भी देख लिए जाए कि कौन कौन से हैं। तो देखो, पहला तो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या है पहला, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि भाई GUI की फुल फॉर्म आप बताइए, शॉर्ट में आपसे पूछ लिया, क्योंकि आपके सिलेबस में ही मेंशन है। देखो पहला टॉपिक तो हम कर ही चुके हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो उसमें तो हमने बेसिक जो भी जानकारी थी, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनसे रिलेटेड थोड़ा सा देख लिया था। अब जो आपका सेकंड जो टॉपिक दिया है सिलेबस में डायरेक्ट ही दिया हुआ है आपके, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या दिया गया है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इतना जानता हूँ तो बनता है कि इसमें क्या क्या है, तो डिटेल्स में देखते हैं, देन हम इसके MCQ करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंसफुली आप वीडियो को देखें, आपके सारे डाउट जो हैं यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर थ्योरी में भी थोड़ा बहुत कोई डाउट बचेगा तो वो हम MCQ में कर लेंगे। इसके बाद में आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपका ICT का जो है अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप साथ में इनके शॉर्ट नोट बना सकते हैं, क्योंकि आपके जब एग्जाम होंगे तो आप इनको क्या है पूरा ऐसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे।
तो चलते हैं अब यहाँ से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो चैप्टर में है तो उसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमने टाइप देखे हैं उससे कुछ दे दे और एग्जांपल पूछ ले। यहाँ पे जो भाई छोटे छोटे एब्रीविएशंस आएंगे यहाँ से कुछ पूछ ले, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे और कुछ यहाँ से हार्ड एंड फास्ट अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही है। तो चलिए अब देखते हैं अपन इसके फुल फॉर्म अपन ने देख लिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमें इसकी फुल फॉर्म है। और ये एक ऐसा इंटरफेस है जो भाई हर यूज़र को क्या है स्क्रीन पर प्रोवाइड जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर क्या करता है, ऑब्जेक्ट पर पॉइंट या क्लिक करके कमांड के रूप में स्वीकार करता है। क्या करता है भाई ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो यूज़र की स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट है उस पर पॉइंट या क्लिक करके कमांड को क्या करता है, स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। इसी को अपन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। और पहला ग्राफिकल जो GUI था, मतलब ग्राफिकल यूज़र था, वो क्या था, जेरोक्स कॉरपोरेशन के द्वारा 1970 में डिज़ाइन किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहला जो क्या किया गया था, पहला ग्राफिकल यूज़र जो है कब किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो देखें ये किया गया था 1970 में। कौन सी कंपनी, जेरोक्स जो कॉरपोरेशन है, इनके द्वारा किया गया था। इनका प्रयोग हाथ में पकड़े जाने वाले जो भी उपकरण थे उनमें होता है। किसमें होता है, जो अपन हाथ में ले सकते हैं सारे के सारे जो भी डिवाइसेज है उनमें ज़्यादातर मेनली इनका क्या है यूज़ होता है, किसका, GUI का, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाली डिवाइसेज का। जैसे कि MP3 प्लेयर हो गया, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर हो गया, गेमिंग डिवाइस जो है, इन सब में हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज करते हैं। तो अच्छे से इनके एग्जांपल ध्यान में रखिए, MP3 प्लेयर है, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर है और गेमिंग डिवाइसेज है, इसमें हम GUI का यूज़ करते हैं। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, तो नेक्स्ट अपना टाइप है इसका कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। जैसे हमने GUI अभी पढ़ा है, तो यहाँ पे G का मतलब क्या था भाई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। यहाँ पे बस यहाँ पे C का मतलब चेंज हो गया है, तो C से आ जाएगा अपने यहाँ पर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। क्या हो जाएगा, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस हो जाएगा। ओके, तो ये ऐसा इंटरफेस है जो शब्दों, वर्ड्स को और अक्षर्स को जो है अपने कमांड के रूप में स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ये हो गया। तो दोनों की फुल फॉर्म आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं। तो जो ये CUI है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, इसमें कमांड लाइंस का क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कमांड लाइन जो है इंटरफेस भी इसको कहते हैं। ओके, कमांड लाइन जो है कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन पर क्या होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो यूज़र के इंस्ट्रक्शन है वो टाइप करते हैं हम। जैसे कि कंप्यूटर और यूज़र के बीच में जो ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट केवल क्या है, टेक्स्ट के फॉर्म में ही होता है। कि जो टेक्स्ट है शब्द, उसके फॉर्म में ही क्या होता है, इनपुट और आउटपुट जो है ये होता है। ये है अपने क्या है, कमांड लाइन जो है, इसके बारे में अपन ने देख लिया। ये अपनी डिस्प्ले जो स्क्रीन है उस पर एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूज़र के द्वारा जो भी हमने निर्देश दिए हैं वो टाइप किए जाएंगे। मतलब जो भी है कि ऐसा इंटरफेस है जहाँ पे इनपुट आउटपुट केवल टेक्स्ट के फॉर्म में ही होता है। ओके, अब नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पे बूटिंग से रिगार्डिंग पूछा भी गया था लास्ट एग्जाम्स में, तो बूटिंग देखते हैं। बूटिंग क्या है, तो कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की जो प्रोसेस है उसी को अपन क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट या फिर हम रीस्टार्ट करें तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। वास्तव में जो बूटिंग प्रोसेस है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें क्या है, लोड होता है, तब होती है। और बूटिंग भी दो टाइप की होती है, एक तो वार्म बूटिंग और एक कोल्ड बूटिंग। कौन कौन सी होती है, एक तो वार्म है और एक है कोल्ड। एक तो गर्म दिल वाली है, एक ठंडे दिल वाली है, ऐसे याद रख लीजिए। ओके, तो वार्म और कोल्ड बूटिंग है। कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं भाई, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसको तो कोल्ड कहेंगे, लेकिन जब पहले से ही स्टार्ट है तो फिर कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो उसको कहेंगे वार्म बूटिंग। तो डिफरेंस पता चला। जब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ओपन करेंगे, मतलब ओपन नहीं सॉरी स्टार्ट करेंगे किसको, अपने PC को, कंप्यूटर को, तो होगी कोल्ड वाली। और पहले से ही स्टार्ट है और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसको कहेंगे वार्म बूटिंग। ये है। ओके, ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, कभी ये पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्ड डिस्क से रैम में क्या होता है, लोड होता है, तब क्या है, बूटिंग को एक प्रोसेस होती है, अपना कंप्यूटर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट अपना देखना है अब यूनिक्स क्या है। ठीक है, तो यूनिक्स क्या है हम देख के ही आए हैं। ये मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपसे मल्टीटास्किंग भी पूछ ले तो भी आप क्या कर सकते हैं भाई, यूनिक्स कर सकते हैं। और मल्टी यूज़र पूछे तो मल्टी यूज़र में भी आप क्या कर सकते हैं, यूनिक्स इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। दोनों का आराम से आप ये क्या है, इसमें कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग में और मल्टी यूज़र में इसका। ओके, अब जो है आगे देखते हैं। तो इसका हमने देख ही लिया था कि 1969 में केन थॉमसन
और डेनिस रिची के द्वारा AT&T बेल लैब जो है प्रयोगशाला, उसमें क्या किया गया था, डेवलपमेंट किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है यहाँ पे, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लें आप आराम से कि जो यूनिक्स है ये मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1969 में केन थॉम्सन, एक तो नाम है भाई केन थॉम्सन और दूसरा नाम है डेनिस रिची, क्या है, डेनिस रिची है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, AT&T बेल क्या है रिसर्च लेबोरेटरी थी, यहाँ पर क्या किया, इसका डेवलपमेंट किया था। यूनिक्स का पूरा नाम है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग। ओके, तो पहले मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो यूनिक्स का पूरा नाम है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। तो इसको भी आराम से लिख लें आप, यूनिक्स की फुल फॉर्म करके यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर और वर्क स्टेशन दोनों में ही क्या कर सकते हैं, यूज़ हम कर सकते हैं। यूनिक्स को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, सर्वर में भी कर सकते हैं और वर्क स्टेशन जो है यहाँ पर भी इसका यूज अपन कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पहला पैराग्राफ, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बन सकता है। अब इसमें क्या है, डाटा का प्रबंधन जो है, डाटा का मैनेजमेंट करता कौन है, कर्नेल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कर्नेल के द्वारा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल और सेटअप करना क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर इंस्टॉल हो गया है तो उसके बाद में जो भी आपका कंप्यूटर है उसकी परफॉर्मेंस जो है, क्षमता है, वो आराम से बढ़ जाएगी। यह क्या करता है भाई, ये असेंबली लैंग्वेज का और सी लैंग्वेज का क्या करता है, यूज़ करता है। ठीक, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है भाई यूनिक्स, तो ये पूछा जाए तो आप आंसर देंगे कि असेंबली लैंग्वेज में है और सी भाषा में है। अब कर्नेल क्या है, तो कर्नेल जो है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक टाइप है, भाग है सॉरी, जो क्या करता है, अपना CPU जो है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें होने वाले जो भी काम है उनको क्या करता है, निर्देशित करता रहता है। तो कर्नेल यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक टाइप है और ये क्या करता है, CPU में जितने भी काम हो रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन देता रहता है। तो यही हमने यहाँ बताया कि डाटा प्रबंधन, डाटा मैनेजमेंट का काम कौन करता है, कर्नेल करता रहता है। कर्नेल क्या है तो वो अपने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, अब हम आगे देखें, यूनिक्स हमने देख लिया, अब अपन देखते हैं एप्पल मैकिंटोश क्या है। तो ये है एप्पल मैकिंटोश जो है, इसकी स्टार्टिंग जनवरी 1984 में स्टीव जॉब्स के द्वारा क्या की गई थी, प्रस्तावित थी। और स्टार्टिंग में ये क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से ही क्या जाना जाता था भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से ये एप्पल मैकिंटोश जो है ये जाना जाता था। लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया, मैक OS कर दिया। क्या कर दिया, मैक OS कर दिया। अब आपसे मैक OS पूछ लेगा तो आप तो क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ लेगा एप्पल मैकिंटोश क्या है, एप्पल मैकिंटोश पूछ लेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा। तो एप्पल मैकिंटोश जो है यही क्या है भाई, मैक OS है, इसी को अपन अभी ये कहते हैं। तो ये चेंज कर दिया इन्होंने। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो आधुनिक वर्जन है, जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के इसके आधुनिक मॉडर्न वर्जन है, वो सभी यूनिक्स पर ही क्या है, बेस्ड है, क्योंकि ये क्या है, एक अच्छा ग्राफिकल इंटरफेस है। ओके, तो मैक OS के भी बहुत सारे वर्जन अभी आ चुके हैं। तो ये सब आप बिल्कुल ध्यान में रखें, एक बार पढ़े, 2 बार 4 बार, जब तक आपको रिकॉल ना हो जाए तब तक पढ़े, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन की ICT है, तो आप 2-2 क्वेश्चन तो मान के ही चले एक चैप्टर से आएंगे। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछेगा जहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। तो मैक OS के वर्जन क्या है, एक तो है योसमाइट, मोवेरिक्स है, माउंटेन लॉयन है, टाइगर पैंथर है और जैगवार है। क्या है, योसमाइट है, मावेरिक्स है, माउंटेन लायन है, टाइगर पैंथर है और जैगवार है। तो ये सब किसके, मैक OS के ही वर्जन है। आपको बस 1, ये 2 मोवेरिक्स, 3 माउंटेन लॉयन हो गया, 4 टाइगर हो गया, 5 टाइगर और पैंथर साथ में ही आ गए, और 6 जैगवार। तो बस 6 ही याद रखने हैं, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब हम आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट अपना है कि लिनक्स देखते हैं। यूनिक्स देख आए हैं और मैक OS के बारे में भी देख चुके हैं। ओके, कब क्या है, स्टार्टिंग हुई है 1969 में हुई है, 2 लोग थे उन्होंने मिलके की है, और कहाँ पे, कौन सी लेबोरेटरी थी, AT&T बेल लेबोरेटरी थी, यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग हुई है, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टाइप है। और मैक OS जो है ये मैकिंटोश, एप्पल मैकिंटोश इसका नाम था, और बाद में जाके क्या है इसको मैक OS हम कहते हैं। और इसके भी हमने जो है 7 वर्जन, जो है 6-7 वर्जन याद किए हैं। ठीक, 6 वर्जन याद किए हैं, तो वो आप ध्यान में रखें। अब हम देखते हैं लिनक्स के बारे में। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, हमने देखा ही था। ओके, ये 1991 में जो है लिनस टोरवाल्ड नाम के जो व्यक्ति थे भाई, इनके द्वारा क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। 1991 में लिनस टोरवाल्ड जो है इनके द्वारा डेवलप किया गया था। इसका मेन प्रयोग जो है अपन क्या करते हैं, सर्वर के लिए करते हैं। किसके लिए, मेनली इसका यूज हम करते हैं सर्वर के लिए। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूनिक्स पर ही बेस्ड होता है, और ये एक ओपन सोर्स क्या है, सॉफ्टवेयर है। हम ऊपर देख के आए थे कि ये कौन सा है भाई, लिनक्स जो है ओपन सोर्स है। ठीक है, और जो यूनिक्स था ये कौन सा था, मल्टी यूज़र था और मल्टी टास्किंग था। ये लिनक्स था, और लिनक्स में क्या है,
लिनक्स है अपना ओपन सोर्स है, इसको अपन फ्री में भी क्या है यूज़ कर सकते हैं, इसको लिनक्स को। तो ये लिनक्स है। अब आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है किसके बारे में, तो नेक्स्ट है अपने पास में अपनी जो सभी आप जानते ही होंगे MS विंडोज़। क्या है MS विंडोज़ है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये है MS विंडोज़। तो MS विंडोज़ भी क्या है भाई, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इनके द्वारा इनका जो है GUI डिवाइस मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है ये GUI डिज़ाइन किया गया था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके जो भी बहुत सारे एडिशन आ चुके हैं, तो विंडो 95, 98, XP, विस्टा है और 10 है। ठीक है, विंडो 95 है, 98 है, XP है, विस्टा है और 10 जो है ये MS विंडोज़ है। और ये क्या है, एक यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें कार्य करना बहुत ईजी होता है, तो हम ज़्यादातर इसी में काम करते हैं। अभी जो भी आप PC, कंप्यूटर, लैपटॉप देखेंगे तो सब अपने MS विंडोज़ में ही ज़्यादातर रहते हैं। किसी के पास मैकबुक हो तो फिर उसमें iOS का वाला मैक OS वाला रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे है अपने पास MS DOS। क्या है, MS DOS है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट जो है कंपनी इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसका फुल फॉर्म है अपने MS DOS का माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस MS से तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट, D से हो गया डिस्क, क्या हो गया D से डिस्क, और OS से हो गया ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इससे मिलके बन गया MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS है। प्रारंभ में MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम 86 DOS कहलाता था। क्या कहलाता था भाई, पहले ये 86 DOS कहलाता था। तो ये भी आपको याद नहीं होगा, जैसे कि एप्पल मैकिन्टोश जो है ये आपको याद नहीं होगा, मैक OS तो पता होगा लेकिन ये नहीं पता होगा। वैसे ही यहाँ पे है भाई MS DOS की फुल फॉर्म आप जान सकते हैं, लेकिन आपको ये 86 DOS भी इसी को कहते हैं, ये नहीं पता होगा, तो इसको अच्छे से देख लें, अब आपको रिकॉल हो जाएगा। जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इन्होंने 86 DOS मोड के सारे राइट्स IBM कंपनी से खरीदे थे। इसका नाम क्या कर दिया था फिर, चेंज करके MS DOS रख दिया था। ठीक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी किए थे। एक नया डिस्क डायरेक्टरी सिस्टम भी बनाया था। क्या बनाया था, एक नया डिस्क डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सिस्टम भी बनाया था, जिसमें फाइल से रिलेटेड सूचनाएं जो थी सारी अपडेट की गई थी। अब हम देखें तो डोस की क्या है, कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है। तो डोस के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं भाई अपन। तो ये है पहला बूट रिकॉर्ड। बूट रिकॉर्ड क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी से क्या करता है, लोड करता है। क्या करता है, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वहाँ से क्या करता है, ये इसको लोड करता है। ओके, ये इसका काम है। MS DOS का मुख्य प्रोग्राम ही है बूट रिकॉर्ड। ठीक है, तो मेन मेमोरी से ये लोड करेगा काम को, और फिर यही क्या है, इसका मेन प्रोग्राम है। ओके, बूट रिकॉर्ड। नेक्स्ट है इनपुट या आउटपुट सिस्टम। तो इसकी फुल फॉर्म iOS हो गई। ये प्रोग्राम और जो हार्डवेयर है इनके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट है MS-DOS.SYS सिस्टम। ठीक, MS-DOS.SYS जो है प्रोग्राम, ये क्या करता है, ये रूटीन जो प्रोग्राम है अपना, क्या है ये प्रोग्राम, जो रूटीन प्रोग्राम है और डाटा टेबल, उनका एक ऐसा ग्रुप है जो हाई लेवल की जो प्रोग्रामिंग है उसमें प्रोवाइड होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात यह है कि ये हाई लेवल की जो प्रोग्रामिंग है वो क्या करता है, अपने को प्रोवाइड करता है MS-DOS.SYS प्रोग्राम। नेक्स्ट है command.com प्रोग्राम। क्या है, command.com प्रोग्राम, ये क्या करता है, यूज़र ने जो भी क्या है, यूज़र को जो भी निर्देश कमांड जो मिली है उनका क्या करता है, उनको फाइल मैनेजमेंट करने की सुविधा देता है। क्या करता है, उनको फाइल मैनेजमेंट देने की सुविधा क्या करता है, प्रदान करता है command.com प्रोग्राम। अब हमारे सामने जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्सटेंशन है और उन वो क्या काम करते हैं, तो उनका यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये हम देखते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो देखो .exe जो है इसका आपने क्या है काम, ये आपको दिखे, इसका काम है एग्जीक्यूटेबल जो है फाइल्स। क्या है इसका काम, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। .com दिखे मतलब कमांड फाइल। क्या है, .com दिखे मतलब कमांड फाइल्स है वो। .bat आपको दिख जाए तो फिर उसका मतलब है बैच फाइल्स है। क्या है, बैच फाइल्स। .doc दिखे मतलब वो क्या है, डॉक्यूमेंट फाइल है आपके सामने। .text दिख जाए मतलब वो टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, तो वापस रिकॉल करते हैं। .exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल है। .com मतलब कमांड फाइल्स है। .bat मतलब बैच फाइल्स है, B4 बैच। डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट फाइल्स है। ठीक है, टेक्स्ट में यहाँ पे टेक्स्ट फाइल हो गई। फिर आगे देखें तो .prg है, तो .prg मतलब प्रोग्राम फाइल्स है। .prg प्रोग्राम फाइल्स हो गई। .ovr हो गया अपने ओवरलेस। ठीक, फिर .sys मतलब सिस्टम फाइल्स है। तो वापस देख लेते हैं एक बार, ये देखिए ये है अपने सामने। तो .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल, .com है कमांड फाइल, .bat है बैच फाइल, .com है डॉक्यूमेंट्स फाइल, .text है टेक्स्ट फाइल, .prg है प्रोग्राम फाइल्स, .over है ओवरलेस फाइल और .system है सिस्टम फाइल्स।
आगे चल सकते हैं अब हम। तो जो MS DOS है उसके कमांड के टाइप्स जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। MS DOS के कमांड्स के टाइप है इंटरनल कमांड, ये ऐसी कमांड होती है जो MS DOS की जो मेन फाइल है, मेन फाइल कमांड प्रोसेसर से में पहले से ही क्या कर दी जाती है, स्टोर कर दी जाती है। और इस कमांड के द्वारा जो है हम मेन रूट की जो भी डायरेक्टरीज हैं उनकी फाइल्स को देख सकते हैं। और डायरेक्टरी फाइल सिस्टम में सिक्वेंशियल जो है उसमें पाई जाती है, क्रमानुसार पाई जाती है। एक डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी डायरेक्टरी अलग अलग होती है जिसको क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी अपन कहते हैं। और जो क्या है, प्रत्येक डिस्क है उसमें रूट डायरेक्टरी होना आवश्यक है। क्या है, प्रत्येक डायरेक्टरी में अलग अलग क्या होती है भाई, रूट डायरेक्टरी होती है, ये होना क्या है, जरूरी है प्रत्येक डिस्क में। कुछ इंटरनल कमांड ये हैं जैसे कि डेट हो गया, टाइम है, और क्या है VER है, वॉल्यूम है, DIR है और कॉपी है। ये सारे के सारे क्या है, कुछ इंटरनल कमांड्स हैं। और एक्सटर्नल कमांड्स भी देखते हैं। तो एक्सटर्नल कमांड ये है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होती है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में उपलब्ध नहीं रहती है, बल्कि अलग से इनका जो है प्रोग्राम फाइल के रूप में डिस्क पे स्टोर करना पड़ता है। ये एक्सटर्नल कमांड होती है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल है कि ये याद कर लें, डायरेक्ट, CHK DSK, ट्री है, एट्रिब है और डिस्क कॉपी है। क्या है एक्सटर्नल कमांड में, CHK DSK, ट्री है, एट्रिब है और डिस्क कॉपी है। जबकि इंटरनल कमांड्स के एग्जाम्पल क्या है, तो डेट है, टाइम है, VER है, VOL है, DIR और कॉपी है। तो दोनों को एक साथ लिख लेना और 2 बार पढ़ लेना तो आपका काम चल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट है अपने पास मुख्य कमांड और उनके यूजेज हैं। तो देखो डेट जो है, डेट इसका मतलब ये है कि पीसी में अपने जो सेट की गई तारीख है, जो डेट है उसको अपन क्या है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया। टाइम आपको लिखा हुआ दिखे, मतलब पीसी में जो भी आपने सेट किया हुआ टाइम है उसको देखने और चेंज करने के लिए ये दिख सकेगा आपको। CLS जो कमांड है वो क्या है, स्क्रीन पर जो भी दिखाई गई सूचना उनको अपन क्या करते हैं, मिटा सकते हैं। CLS मतलब क्या है, सिंपल सा क्लियर करना है। ओके। DIR का मतलब क्या है कि जो भी किसी डायरेक्टरी में शामिल फाइल्स हैं और उसकी उप डायरेक्टरी, उसकी लिस्ट देखने के लिए DIR है। ठीक है, डायरी की तरह आप इसको देख सकते हैं, शामिल जो भी फाइल है उप डायरेक्टरी उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। CD का मतलब है करंट डायरेक्टरी, जो करंट डायरेक्टरी है उसको देखने के लिए। फिर कॉपी का मतलब तो किसी फाइल को अपन क्या है, कॉपी करने के लिए इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। REN जो कमांड है ये इस किसी फाइल का नाम चेंज करने के लिए क्या होएगा, ये हो जाएगा, मतलब रीनेम जो है, रीनेम करने के लिए REN जो है ये कमांड आप क्या है दे सकते हैं। फिर DEL तो आपको दिख ही रहा है कि डिलीट है, क्या है किसी फाइल को डिस्क या फ्लोपी से हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए DEL हो जाएगा। MD का मतलब है डायरेक्टरी या उप डायरेक्टरी बनानी है हमें, क्या है भाई, डायरेक्टरी बनानी है या फिर सब डायरेक्टरी बनाने के लिए MD कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं। RD का यूज जो है डायरेक्टरी को हटाने के लिए ही करना पड़ेगा। टाइप जो है, टाइप का यूज़ कब करेंगे, तो टाइप का यूज़ किसी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए कर सकते हैं। टाइप का यूज़ जो है किसी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए कर सकते हैं। फॉर्मेट का यूज़ किसके लिए, कोई नई या पुरानी जो भी फ्लोपी है उसको MS DOS पर कार्य करने के लिए, रेडी करने के लिए। तो फॉर्मेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख सकते हैं। फिर पाथ जो है, पाथ किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी और फाइल का पाथ जो है, रास्ता जानने के लिए, भाई कैसे कैसे वहाँ पर जाना है किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी और फाइल तक, तो उसको जानने के लिए हम पाथ का यूज़ कर सकते हैं। एडिट जो है किसी भी साधारण अक्षर, अंक जो भी हमने चिन्हों से बनी फाइल है उसको क्या है वापस से सुधारने के लिए, तैयार करने के लिए हम एडिट कर का यूज़ करते हैं। प्रिंट आपको नाम से ही दिख रहा है, फाइल को प्रिंट करने के लिए। एक्स कॉपी मतलब डायरेक्टरी में जो भी स्थित सब डायरेक्टरी है उनकी फाइल की कॉपी करने के लिए। इरेज से क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा फाइल को मिटा सकते हैं। VER से मतलब है कि वर्जन, क्या है, संस्करण या वर्जन जो है उसकी सूचना देखने के लिए करेंगे। ठीक है। सॉर्ट का मतलब है किसी फाइल के डाटा को अपन को असेंडिंग डिसेंडिंग जो ऑर्डर है, आरोही अवरोही क्रम में जमाना है, उसके लिए सॉर्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा। फिर CHK DSK देखा हमने, ये क्या है, एक्टिव डिस्क की पोजीशन चेक करने के लिए, क्या है, CHK DSK एक्टिव जो डिस्क है आपके उसकी पोजीशन को चेक करने के लिए है। और DISK कॉपी जो है ये एक डिस्क के कंटेंट को दूसरी टारगेट डिस्क में कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं, डिस्क कॉपी। तो ये एक डिस्क के कंटेंट को अपन दूसरी डिस्क में कॉपी करने के लिए यूज़ में करते हैं। और मूव से तो क्या हो जाएगा, किसी फाइल को अपन क्या है, किसी फाइल को डिस्क से दूसरी डिस्क में, एक पाथ से दूसरे पाथ में मूव करा सकते हैं। तो ये सारी जो है अपनी इसकी थ्योरी थी। 50 मिनट में हमने पूरी थ्योरी कवर कर ली है। अब हमें जो है क्वेश्चंस करने में ओनली 20 मिनट्स ही लगेंगे। फटाफट से हम MCQ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। एप्लीकेशन है, यूटिलिटी है, नेटवर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को यहाँ पे आंसर पता चल ही रहा होगा कि वह कौन सा प्रोग्राम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में हमें क्या है भाई, बहुत ही आसान बना देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, डैश कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए सोर्स उपलब्ध कराता है। तो इसके लिए ऑप्शन देखने की आवश्यकता क्या आपको है, तो बिल्कुल नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपना आंसर अपने को पता है और IBPS के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे।
जो कि हमने सब पढ़ लिए हैं, तो बहुत ही आसान अपने लिए अब ये पेपर होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट पूछा है निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित, कंट्रोल करता है, इंटरनल जो भी फंक्शंस है उनको कंट्रोल करता है और कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है। शेयरवेयर है क्या, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आप सभी को इसका आंसर पता है कि कंप्यूटर में होने वाली जितनी भी इनपुट प्रोसेस है उनको कंट्रोल कौन करता है, कंप्यूटर के सभी भागों पर भी कंट्रोल कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन अब 4 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल गलत। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये नहीं है। नेक्स्ट पूछा है कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू के मैनेजमेंट का काम कौन करता है। भाई अपन देख के आए इसके काम कौन, मतलब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या है, तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसका क्या करता है, मैनेजमेंट करने का, फाइल मैनेजमेंट करने का काम करता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल मैनेजमेंट का काम करता है ये, प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है। हमने पूछा है कि भाई सीपीयू के मैनेजमेंट का काम कौन करता है, तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट में तो ये फाइल का मैनेजमेंट करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट अलग है, ये सब अलग है। सॉरी तो अपना आंसर होगा यहाँ पे 2। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है, यूजर इंटरफेस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, रिसोर्स एलोकेशन या फिर ये सभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन यूजर इंटरफेस तो है ही, इसके अलावा फाइल सिस्टम में भी हम मैनिपुलेशन चेंजेस कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन भी करते हैं, तो ये 4th अपना बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। अब देखते हैं आगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि डैश जो है, डैश का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है जहां फास्ट रेस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता। प्रेषित होने वाली जो भी फाइल है वो एक अवधि में एकत्रित की जाती है, फिर एक बैच के रूप में एक साथ भेजी जाती है, तो इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे एक बैच के रूप में भेजी जाती है, फास्ट रेस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं है, बड़ी बड़ी फाइल्स को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग। ये हम डेफिनेशन में आराम से देख के आए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है निम्न में से कौन सा सिस्टम डेडिकेटेड जो है पीसी का फंक्शन है। डेडिकेटेड पीसी का फंक्शन है सिंगल यूज़र के लिए, सिंगल टास्क के लिए, सिंगल सॉफ्टवेयर, केवल एडिटिंग के लिए या फिर सिंगल सॉफ्टवेयर के साथ में। तो जो कौन सा सिस्टम डेडिकेटेड पीसी का है, तो सिंगल यूज़र के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डेडिकेटेड एक पीसी का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है अपने सामने। मल्टीपल जो प्रोसेसर्स हैं उनको दी जाने वाली या 2 से ज़्यादा जो प्रोग्राम की लगातार प्रोसेसिंग है वो क्या कहलाती है। मल्टीपल प्रोसेसर्स के द्वारा जो 2 से ज़्यादा प्रोग्राम की प्रोसेसिंग है उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं क्या, या मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग या मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टीपल प्रोसेसर्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आंसर भी होगा मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य करने वाली कंप्यूटर टेक्निक को क्या कहते हैं। तो क्या आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे जी नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। तो एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य करने वाली कंप्यूटर टेक्निक को हम क्या कहते हैं, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पज़ या मल्टी फंक्शनल। तो आपका आंसर क्या होगा, मल्टीटास्किंग। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो सकता है का अर्थ क्या है, तो यही बात इन्होंने घुमा के पूछ ली है भाई अपने से। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि एक टाइम में हम क्या है, एक साथ एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयू के बीच डिवाइड करता है, ये बिल्कुल सही बात है भाई, डिवाइड करता ही है। बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट अपन कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आपको गाना सुनना है, म्यूजिक सुनना है स्पॉटिफाई में, देन आप क्या कर सकते हैं, आपकी वर्ड फाइल जो है वो क्रिएट मतलब बना सकते हैं। तो एक साथ अपन यहाँ पे बहुत से प्रोग्राम्स को क्या है ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। उपरोक्त सभी अपना बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या पूछा है, बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग, बैच प्रोसेसिंग, एक और दो दोनों, या फिर रियल टाइम। तो जब कंप्यूटर में कार्य एक साथ हमें प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग कहते हैं। एक टाइम पे जो है हमारे सामने काम हम करते रहते हैं, ठीक, तो उसको टाइम शेयरिंग हम कहते हैं। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग जो है सबसे उपयुक्त किसके लिए है, छोटे काम के लिए, बड़े काम के लिए, आसान और छोटे काम के लिए, या फिर सभी के लिए। तो टाइम शेयरिंग जो इम्पोर्टेंट है ये आसान काम के लिए भी है और छोटे काम के लिए, बड़े काम के लिए ये यूज़फुल नहीं है। ठीक, टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सही है ये आपको बताना है। तो ये प्राथमिक नेटवर्क के आधार पर काम करता है, प्राथमिक के आधार पर काम करता है, नेटवर्क पे बेस्ड है, प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट यहाँ पे दिया जाता है। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में ये है कि हम क्या करते हैं, इसमें प्रत्येक काम को जो है समान टाइम स्लॉट जो है यहाँ पे दिया जाता है। ये हमने देखा था कि टाइम शेयरिंग सिस्टम में यही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15।
किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं? विंडोज़ में है, MS DOS में, टाइम शेयरिंग में या फिर इन सभी में? तो किस में हम एक साथ कई यूज़र जो है ऑपरेट कर सकते हैं? तो विंडोज़ में नहीं कर सकते, MS DOS में नहीं है, लेकिन टाइम शेयरिंग में हम ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट है कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त तो प्रयोग किससे होता है? टाइम शेयरिंग में होता है, मल्टीटास्किंग में, मल्टी प्रोसेसिंग में, और नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं मल्टी एग्जीक्यूशन OS में। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हम करते हैं भाई टाइम शेयरिंग OS में। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17, तो उपग्रहों के संचालन में, सैटेलाइट के संचालन में किस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज़ करते हैं? तो ये हम देख के ही आए हैं भाई, किस में यूज़ करते हैं? रियल टाइम सिस्टम का करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का किस में यूज़ करते हैं? उपग्रह में, सैटेलाइट में, मिसाइल वगैरह में, इनमें हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना 18, यूज़र और ऑपरेटिंग जो है क्या है? यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो होने वाले इंटरेक्शन के तरीके हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो भी इंटरेक्शन है उसको कंट्रोल कौन करता है? तो यूज़र इंटरफेस के माध्यम से ही हम उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, और ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक, 19 में क्या पूछा है? निम्न में से किसको ऐसे साधन की संज्ञा दी जाती है जिसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम प्रयोगकर्ता को प्रभावित करता है? प्रोग्राम फ्रंट एंड, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यूज़र लॉगिन, यूज़र इंटरफेस। तो जिसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम प्रयोगकर्ता को अफेक्ट करता है वो है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस बहुत ही ज़रूरी है, जिसके द्वारा हम क्या है, सारे प्रोग्राम जो है उनको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। GUI का फुल फॉर्म पूछ लिया, देखो मैंने बोला था जब पढ़ा रही थी अभी, तो पूछ सकता है, तो आपको याद ही होगा GUI का फुल फॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, CUI का भी याद होगा, तो ग्राफिकल की जगह आपको कैरेक्टर करना है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ये क्या है? इसकी CUI की फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे पूछ लिया है 21 में, आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं, उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कैरेक्टर यूज़र, आइकन यूज़र, बटन यूज़र। बटन यूज़र नहीं है, आइकन भी नहीं है। कैरेक्टर यूज़र में तो शब्दों का यूज़ करते हैं, शब्दों संकेतों का। यहाँ पे पूछा है इन्होंने आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ज़्यादातर में हम ग्राफिकल का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है 22, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश किस स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेन्यू का प्रयोग करता है? कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पे डिस्प्ले पर जो चित्र है उनके लिए मेन्यू का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग वो करता है, ये हमें जवाब देना है यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे? कमांड आधारित जो है, हम कमांड आधारित यूज़र इंटरफेस का यूज़ यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, कमांड भेजने के लिए पूछा है। ठीक, GUI का यूज जो है डैश के बीच इंटरफेस के रूप में होता है। तो GUI का यूज जो है भाई किसके बीच में जो है इंटरफेस के रूप में हम करते हैं? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में, मानव मशीन के सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में, उपरोक्त सभी के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो GUI जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज हम करते हैं हमारे जो भी मानव है उसके बीच में और मशीन के बीच में, इंटरफेस के बीच। ठीक, नेक्स्ट पूछा है 24 में, जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड के रूप में स्वीकार करता है वो क्या कहलाता है? यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, 2 और 3 दोनों। तो जो शब्दों और अक्षरों, अब क्या पूछा इन्होंने? शब्दों और अक्षरों को कमांड के रूप में स्वीकार करता है, तो ये करता है भाई अपने कमांड लाइन इंटरफेस। और इसी को हमने कहा था, इसी का क्या था भाई दूसरा नाम? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी था। ठीक, CUI भी इसी को हम कह रहे थे, कमांड लाइन इंटरफेस को। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। 25 में क्या पूछ लिया है? 25 में पूछा है कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करती है? सेम हमने पढ़ा था, स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड कौन करता है? तो स्पीकिंग है, बूटिंग है, मैपिंग है, या फिर ट्रैकिंग है। तो हम देख के ही आए थे कि हार्ड डिस्क से जो है डाटा को रैम में लोड करती है कौन? बूटिंग प्रोसेस के द्वारा ये लोड होता है। बूटिंग 2 टाइप की देखी थी, कोल्ड और वार्म। तो जब आप डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को तो उसको तो हम कोल्ड क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और वार्म जब कहते हैं जब हम उसको क्या है, रीस्टार्ट करते हैं। अब 26 में पूछा है कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टार्टअप, सेटिंग अप, इनिशियलाइजिंग, या बूटिंग। तो बूटिंग इसको अपन कहते हैं। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर। 27 में देखिए, 27 में क्या पूछा है आपसे? तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि डैश तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। तो बूटिंग है, फ्लैशिंग है, ट्रैकिंग है, या टैपिंग है? तो अपना आंसर है बूटिंग। वे कंप्यूटर को ऑन करेंगे तब ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड हो रहा है चीज़ें, तो उसको अपन बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो 27 का आंसर 1 हो गया है। नेक्स्ट है जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो फिर बूट रूटीन इस प्रक्रिया को
इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा कहाँ पर, रैम प्रक्रिया, डिस्क ड्राइव प्रक्रिया, मेमोरी या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के रूप में। तो जब कंप्यूटर को अपन शटडाउन बंद करते हैं तो बूट जो है बूट रूटीन इस प्रक्रिया को पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के यहाँ पे प्रदर्शित करेगा अपने को। तो अब आपको क्लास देखने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो वो ज़रूर आप एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए, तो जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और क्लासेस अगर आपको इस तरह अच्छी लग रही है, एक ही क्लास आप चाहते हैं जिसमें सारा आपका कवर हो जाए, तो इस तरह से ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि हम पहले थ्योरी कर लें एक क्लास में और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम MCQ कर लें, तो हम ये भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं कि हम MCQ ही करें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो है आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से जो है यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूट अप करते हैं तो क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भाग है वो डिस्क से मेमोरी में कॉपी हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भाग है वो मेमोरी से डिस्क पर कॉपी कर दिए जाते हैं। ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्क से मेमोरी में, ओके। यहाँ बोल रहा है मेमोरी से डिस्क पर। यहाँ बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग क्या हो जाते हैं, कंपाइल हो जाते हैं या फिर इम्यूलेट हो जाते हैं। तो 29 में हमारा आंसर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भाग है वो डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं, डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं जब हम किसी PC को क्या करते हैं, बूट अप करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 अपना है कि कौन सी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेट कर रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस है, बूटिंग है, प्रोसेसिंग है, सेविंग है या एडिटिंग या फिर कोई नहीं है। तो हमें पता है कि भाई कंप्यूटर के जो कंप्यूटर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है तभी तो वो ऑन होगा। तो उसके लिए क्या है, बूटिंग प्रोसेस हमारी होती है। जब पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, उसको बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, ये पूछ लिया तो ये मैंने अभी बताया था आपको। तो 31 का देखो, जब पहली बार किसी कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हम उसमें कौन सी प्रोसेस करते हैं, अभी मैंने बताया था कि उसमें हम कोल्ड बूटिंग करेंगे, ठीक। यहाँ पे कहा है इन्होंने 2 और 3, तो 2 और 3 तो गलत है, क्योंकि वार्म बूटिंग तो वो है जब अपना कंप्यूटर स्टार्ट ही है और हमें यहाँ पे रीस्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो इन्होंने स्पेशली यहाँ पूछा है कि पहली बार कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोल्ड बूटिंग आएगा, और पहले से ही ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो अब अपना आंसर हो जाएगा वार्म बूटिंग। ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता अब आपको नहीं लग रही होगी, ऐसे लग रहा होगा कि कितने इजी क्वेश्चन है। और अगर हम यहाँ पे थ्योरी नहीं करते तो आपको सभी चीज़ें याद नहीं होती है, यहाँ पर कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है, तो उससे आपको यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता सारी चीज़ें। तो वही बात है, आपने पहले थ्योरी पढ़ ली तो अब आपको MCQ ईजी लग रहे होंगे। MCQ के थ्रू भी आपको थ्योरी करवाई जा सकती है, तो आपको जैसे भी अच्छा लगता है पढ़ना वैसे आप बता सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे क्लास प्लान करने की, ओके। तो थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, उनको कर लेते हैं और आज की क्लास को फिर एंड करते हैं। यूनिक्स का विकास कब हुआ, तो यूनिक्स का विकास कब हुआ है ये हम देख के आए हैं कि नहीं, 1950 में, 55 में, 60 में या 69 में। तो हम देख के आए हैं कि 1969 में जो है यूनिक्स का क्या हुआ था, यूनिक्स का विकास हुआ था, ओके। तो ये हम देख के आए थे, आपको आई होप याद होगा। और कौन सी कंपनी थी जिसने क्या किया था, यहाँ पे इसका डेवलपमेंट किया था। और 2 जो यहाँ पे मैंने वो भी बताए थे नाम कि इन जो व्यक्तियों ने क्या किया था, मिलके इसका डेवलपमेंट किया था। तो आपको याद होगा यूनिक्स का विकास हमने देखा था, कौन सी तो कंपनी थी, AT&T बेल जो है ये क्या थी, कंपनी थी। इसके द्वारा क्या है, इसका विकास किया गया था। और जो 2 व्यक्तियों के नाम मैं आपसे पूछ रही हूँ तो वो आपको ध्यान में है या नहीं है, तो इसका आएगा अपने पास नाम, सॉरी ये AT&T बेल लैब है, मैंने आपको कंपनी बता दिया, ठीक। तो ये लैब है, इन्होंने यहाँ पे इसको डेवलप किया था, 1969 में किया था। और जो 2 नाम है वो है केन थॉमसन, पहला नाम तो है केन थॉमसन का, दूसरा नाम है डेनिस रिची का। तो डेनिस रिची और केन थॉमसन जो है, इन दोनों ने मिलकर क्या है भाई, यूनिक्स का डेवलपमेंट किया है। यूनिक्स जो है एक मल्टीटास्किंग क्या है, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने पास में, ठीक है। और इसको अपन सर्वर के लिए भी और वर्क स्टेशन के लिए, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा अपन देख के आ चुके हैं, आराम से आपको अब चीज़ें ये याद होगी। लैंग्वेज भी पूछ ले आपसे तो लैंग्वेज भी आपको तो ध्यान होगी कि मैंने बताया था इसमें असेंबली लैंग्वेज का और C जो लैंग्वेज है, इन दोनों का यूज अपन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स, अब यूनिक्स का पूछ लिया, यहाँ पे लिनक्स का पूछ लिया, ये किसने डेवलप किया है, तो बार्बर लिस्को ने, लिनस टॉरवॉल्ड ने, लियोनस एडलमैन ने या फिर लेस्ली लैम्पोर्ट ने। तो लिनक्स का डेवलपमेंट करने वाले जो भाई वैज्ञानिक है उनका नाम आपको बताना है, तो इनका नाम है लिनस टॉरवॉल्ड। क्या है, लिनस टॉरवॉल्ड है, L से लिनक्स है, L से ही अपना लिनस टॉरवॉल्ड है, ठीक। लिनक्स के तार अपन को क्या करने हैं, डालने हैं वोल्ड, ऐसे आप याद कर लो, कुछ कुछ चीज़ें याद हो जाएगी आपको।
देखो यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल कौन सा है, तो यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल अब की बार पूछा है, तो ये तो आराम से अपन को अब देखते याद आ रहा होगा कि यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल कौन सा है। आराम से खूब देखा था। लिंट तो नहीं देखा, कर्नेल कुछ सुना सुना लग रहा है, सी शेल भी नहीं सुना, उपरोक्त में से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, एक तो है। तो कर्नेल बिल्कुल सही है, कर्नेल हम देख के आए थे। कर्नेल मैंने बताया था आपको कि ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या करता है, CPU में जो भी क्या है कार्य होगा, CPU में जो भी कार्य होगा उनको क्या करता है, निर्देशित करता रहता है, इंस्ट्रक्शन देता रहता है। और यही क्या है, जो यूनिक्स है उसका क्या है, एक प्रोग्रामिंग टूल है। क्या है, प्रोग्रामिंग टूल है। और या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि डाटा मैनेजमेंट कौन करता है हमारा यूनिक्स में, यूनिक्स में डाटा मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है, तो भी आंसर आपका कर्नेल ही होगा। ठीक, अब इन्होंने डायरेक्ट ऐसे कर्नेल ही लिख दिया, इसकी जगह ये ऐसे भी आपसे लिख सकते थे, तो जैसे भी पूछे आपको तो आना चाहिए। नेक्स्ट पूछा है अब कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डैश किसके लिए उपयुक्त है, मल्टी यूज़र के लिए, रियल टाइम के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग। तो हमारा आंसर आपको पता ही है, ये 36 में अपना 1 होगा कि मल्टी टास्किंग जो है, मल्टी यूज़र के लिए क्या है यहाँ पर ये अपना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो देखिए यूनिक्स का पूरा नाम क्या है, यूनिक्स का पूरा नाम मैंने आपको बताया भी था, तो ये था यूनिप्लेक्स्ड इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। तो पहले ऑप्शन में ही अपना काम हो चुका है, तो ज़्यादा अपने को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यही अपना आंसर हो जाएगा, यूनिप्लेक्स इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट पूछा है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मैक है, लिनक्स है, यूनिक्स है, विस्टा है। आप सभी को पता है कि ये क्या है भाई, मैक OS है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी को पता है, ये तो बिना पढ़े हुए भी आप इसका आंसर कर सकते थे। 39 में क्या पूछ लिया है कि डैश माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो विकसित ग्राफिकल यूज़र है, GUI है, वो कौन सा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा किया है, विंडो XP नहीं है, लिनक्स है क्या, विंडो XP जो है यही तो है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट का ही है, जल्दबाजी में गलत हो गया, तो विंडो XP बिल्कुल करेक्ट है। लिनक्स यहाँ पे नहीं है, यूनिक्स नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लिनक्स और ग्राफिकल तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ग्राफिकल यूज़र बेस्ड नहीं है। ठीक, तो ये अपना बिल्कुल करेक्ट है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला सिस्टम है, तो ये 8 का है, 32 का, 1 बिट का या 16 बिट का। तो लिनक्स के लिए आंसर हो जाए 32 बिट का, 32 बिट का है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है। सभी तरह के कंप्यूटर पर कौन सा चलता है, यूनिक्स है, विंडो XP है, लिनक्स है या फिर सोलेरिस है। तो सभी तरह के में चल जाएगा अपना लिनक्स, कौन सा चल जाएगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाएगा। रेड हार्ट, उबंटू और क्रोमियम जो है किसके एग्जाम्पल है, तो ये किसके एग्जाम्पल है, विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के, लिनक्स बेस्ड के, या फिर यूनिक्स के हैं, या फिर मैक के हैं। तो आंसर होगा अपना रेड हैट, उबंटू और क्रोमियम जो है ये लिनक्स बेस्ड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लिख सकते हो, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है। क्या होती है, बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है, यूनिक्स में, लिनक्स में, विंडो 95 में या सोलेरिस में। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे लिनक्स में क्या होती है, बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है। नेक्स्ट पूछ लिया कंप्यूटर में योसमाइट, मैवरिक्स, माउंटेन लोइन, स्नो लेपर्ड, लेओपर्ड, टाइगर आदि क्या है। तो ये सब क्या है, ये हम देख चुके हैं, आराम से बिल्कुल ईजी लगेगा क्वेश्चन आपको। तो मैक OS के वर्जन है, स्टोरेज सर्वर के टाइप है, मैकिन्टोश क्लोन है या फिर कोई नहीं है। तो हमें पता है कि ये क्या है, स्टोरेज सर्वर जो है, स्टोरेज सर्वर के प्रकार तो नहीं है, मैकिन्टोश क्लोन्स भी ये नहीं है। और हमने पढ़ा है कि भाई ये तो मैक OS जो है उसके क्या है, वर्जन है। हमने देखा था वहाँ पे योसमाइट याद किया था, एक तो मैवरिक्स याद किया था, माउंटेन लॉयन याद किया था, इसके अलावा हमने टाइगर याद किया था, टाइगर पेंथर याद किया था, और एक हमने जो है जैगुआर याद किया था। यहाँ पे लोइन, स्नो लेपर्ड है और लेपर्ड है, ये भी आप याद करें। तो ये सभी क्या है, मैक OS के वर्जन है। ठीक, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए किस ऑप्शन में दिया है, ए दिया है में सेकेंड ऑप्शन में, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पूछ लिया है पर्सनल कंप्यूटर PC के लिए कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है, पूछा है ME, 98, XP, लिनक्स या फिर 95। तो आपने जब विंडो के अपने एग्जाम्पल देखे थे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने वहाँ पे कौन कौन से याद किए थे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि विंडो के साथ में जो है हमने याद किए थे कौन कौन से। तो देखो ये हमने MS विंडोज़ के देखे थे। ये क्या है MS विंडोज़, ये पहले तो पता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलप किया है जिसके बहुत सारे एडिशन हमने याद किए थे। विंडो के साथ हमने 95 देखा था, 98 भी देखा था, XP भी देखा था, विस्टा देखा था और 10 देखा था। अब इसके अलावा यहाँ क्या है, देखो 98 तो है, 95 भी है, XP भी है, लिनक्स और ME, इन दोनों में आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है कि लिनक्स जो है ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना, ठीक है, और विंडोज़ का ये लिनक्स नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर अपना 4th हो जाएगा। ठीक, अब DOS का पूरा नाम क्या है, तो DOS का पूरा नाम भी हमने देखा था जब अपन ने देखा था कि MS-DOS जो है इसकी फुल फॉर्म, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ सेकंड ऑप्शन में है, तो फटाफट से ये आंसर लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो MS DOS की फुल फॉर्म देख ली, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके लिए इसको पहले क्या नाम से जानते थे, तो 86 जो DOS है ये भी इसी को पहले अपन कहते थे MS DOS को। ठीक, तो हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो 48 में पूछा है MS DOS क्या है, एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूज़र फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, रियल टाइम GUI या फिर पॉइंट एंड चेक। तो हमारा जो MS DOS है ये क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो MS DOS अपना जो है ये है कमांड लाइन जो है इंटरफेस है, ये क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस है MS DOS। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, विंडो 10 है, लिनक्स है, यूनिक्स है या फिर डोस है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, सिंगल यूज़र कौन सा है जिस पे सिंगल व्यक्ति काम करेगा यहाँ पर, तो वो है डोस। 50 में क्या पूछा है, फटाफट देखिए, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर है, डोस है, कंपाइलर है या डिबगर है। तो हमारा आंसर है यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम पढ़ के आए हैं कि डोस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, OS दिख रहा है वैसे ही, तो फटाफट से बिना सोचे समझे ये आंसर लगा सकते हो। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछ लिया आपकी बार, MS DOS तो है, इंटेल है क्या, लिनक्स है क्या, विंडोज़ है क्या, लिनक्स है, विंडोज़ भी है, लेकिन जो है हमारा ये इंटेल जो है, इंटेल यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये प्रोसेसर है। 52 में क्या पूछा है, 52 में आपसे पूछा है कि कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है, बूट रिकॉर्ड है, command.com है, इनपुट आउटपुट सिस्टम है, MS सिस्टम है। तो आंसर करना है आपको, मेन मेमोरी में लोड कौन करता है, तो बूट रिकॉर्ड यहाँ से हम करते हैं। एक डिस्क को फॉर्मेट करने का मतलब क्या है, तो ये बताना है, जब आप एक डिस्क को फॉर्मेट करते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखो इसका मतलब क्या है, डिस्क की प्रोग्रामिंग जो भी है उसको उपस्थित डाटा को मिटाया नहीं जा सकता, डिस्क की सफाई करना, डिस्क पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, फाइल को स्टोर करने के लिए डिस्क पर सेक्शन बनाना या फाइल को इंस्टॉल करना। तो आपको बताना है कि डिस्क को फॉर्मेट करने का मतलब आप क्या समझाना यहाँ पे चाहते हैं। तो डिस्क को फॉर्मेट करने का मतलब यहाँ पे है कि फाइल को जो स्टोर करने के लिए डिस्क पर अलग अलग सेक्शंस को बनाना, ये है फॉर्मेट का मतलब। तो ये देखिए हमारे पास में है 54, स्वयं कमांड लाइन जो है एग्जीक्यूट हो जाती है config.system से, auto exec.bat से, config.bat से, run bat से, स्वयं कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है। तो एग्जीक्यूट के लिए हमसे पूछा है यहाँ पे कि कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है, तो आंसर क्या होने वाला है, अपने आप ही हो जाती है, तो अपना होगा auto-executive.bat। एक्सेस टाइम क्या होता है हम देख के आए हैं, एक्सेस टाइम क्या होता है भाई, प्रारंभिक समय नहीं है, निर्देश देने का समय भी ये नहीं है, पहुंचने का समय नहीं है, ये बिल्कुल सही है, निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के बीच का टाइम है ये, तो यही है एक्सेस टाइम। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 56, .com किस फाइल का एक्सटेंशन है, तो .com है, टेक्स्ट फाइल का नहीं है, इसका तो है .txt। कमांड फाइल का तो बिल्कुल अपना सही हो जाएगा, ये कमांड फाइल का ही है। बैच फाइल में तो ये था, और सिस्टम फाइल में अपना ये था। ठीक है, तो अपना आंसर होगा यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट पूछा है, एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी मेन डायरेक्टरी को डैश क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं, फोल्डर कहते हैं, रूट कहते हैं या फिर दिए विकल्पों के अलावा कोई अन्य, या फिर सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, एक डिस्क की मेन जो डायरेक्टरी है उसको रूट भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट भी हम उसको कहते हैं। अब डायरेक्टरी के अंदर की जो डायरेक्टरी है उसको क्या कहते हैं, तो भाई डायरेक्टरी के अंदर हमने कोई डायरेक्टरी बनाई है तो उसको हम मिनी डायरेक्टरी नहीं कहते, जूनियर डायरेक्टरी भी हम उसको नहीं कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी कहते हैं। तो बिना ऑप्शन के आपको ये पता हो गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आराम से हमने 55 प्लस जो है MCQ कर लिए हैं, और अच्छे से आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये चैप्टर अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा विद MCQs। तो आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने चैनल को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत बना सके। RPSC तरंग जो है अपने टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, तो @RPSC तरंग पे जुड़ करके आप इस जो क्लास है इसकी PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पूरी PDF आपको एक साथ में यहाँ पे अभी 1-2 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद में दे दी जाएगी। तो आराम से आप वहाँ से क्लास के नोट्स बना सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ में ही मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी कि कोई जो भी स्टूडेंट है वो अगर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अदर एग्ज़ाम की, और उनमें बेसिक मैथ जो है वो आता है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट है अपने चैनल पे ही, RPSC फर्स्ट ग्रेड जो है, इसके लिए फर्स्ट ग्रेड पेपर 1 मैथ्स के लिए जो है ये प्लेलिस्ट है। तो इसमें जो बेसिक मैथ्स है उसका नंबर सिस्टम जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, तो अभी आप ये चैप्टर देख सकते हैं। और
इसके जो भी अपने बेसिक्स हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे बता सकते हैं। आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।